Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. In today's lecture, we are going to discuss a very important theory of coordination compound, crystal field theory. Okay. In the previous lecture, we discussed about the limitation of valence bond theory. उसमें हमने देखा था कि कई सारे क्वेश्चंस है जिसके आंसर वैलेंस बॉन्ड थियरी नहीं करती है, लेकिन वो सारे आंसर हमें क्रिस्टल फील्ड थियरी के थ्रू मिल जाएंगे. ओके, तो ये क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या है उसे हम देखते हैं और पहले उसके जो एजम्पशंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं. ओके, तो क्रिस्टल फील्ड थियरी भी एक एजम्पशन पे ही डेवलप हुई थियरी है. ओके, उसके जो एजम्पशंस है वो क्या है, तो इट एज्यूम्स that ligand and central metal atom interaction to be purely ionic. Okay, purely ionic. It doesn't explain the covalent nature. ओके, वीबीटी हमने पढ़ी, वर्नर थियरी पढ़ी, उसमें हमने ये देखा था कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसमें सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड के बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है. लेकिन सीएफटी क्या कहती है कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में आयनिक इंटरेक्शन होती है. ओके, अब तक हमने कौन सी इंटरेक्शन देखी थी, कोवेलेंट इंटरेक्शन, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट इंटरेक्शन, जबकि सीएफटी हमें ये कहता है कि उन दोनों के बीच में, लिगेंड और सीएमए के बीच में आयनिक इंटरेक्शन प्रेजेंट है. ओके, दूसरा एजम्पशन उसका क्या है, तो इट एज्यूम्स ligand and central metal atom to be point charges, or we can say that as a dipoles. Okay, मतलब CFT जो है वो क्या कहती है, जो लिगेंड है वो हमारा नेगेटिवली पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है, और CMA जो है वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, और उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है और आयनिक इंटरेक्शन हमें देखने को मिलती है. ओके, चलो उसका थर्ड एजम्पशंस क्या है, तो वो जो है वो एक्सप्लेन करता है स्प्लिटिंग. ओके, अब तक हमने यही देखा है कि जो भी हमारी सब सेल्स होती है वो क्या होती है, सेम एनर्जी एंड सेम शेप की होती है. ओके, डी जनरेटेड ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो डी की 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल होती है, उसकी 5 ऑर्बिटल के शेप एनर्जी क्या होते हैं, सेम होते हैं. लेकिन जो सीएफटी है वो बात करती है स्प्लिटिंग की. ओके, सीएफटी एक्सप्लेन splitting of d orbitals to maintain negative charge of ligand. ओके, वो क्या करती है, लिगेंड का जो नेगेटिव चार्ज है उसे मिनिमम रिपल्सन फील हो. ओके, उसे मिनिमम रिपल्सन फील हो, उसके लिए डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करते हैं. ओके, अब तक तो हमने सिर्फ यही देखा था कि जो डी ऑर्बिटल है उसकी 5 सब सेल डी जनरेटेड होती है, उन सब की एनर्जी शेप सेम होते हैं, लेकिन जब सीएफटी जो है वो उसकी स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट देखता है. ओके, किस तरह से स्प्लिटिंग होती है वो हम देखेंगे इसी थियरी में. ओके, ये जो
थियरी है उसके थ्रू जो वैल्यू मिलेगी हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। CFT ऑलवेज गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, वो मैग्नेटिक मोमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू देता है। ओके जैसे कि VBT के लिमिटेशन में हमने देखा था कि एक जो कंपाउंड है वो एक्चुअल में है पैरामैग्नेटिक, लेकिन बाय VBT वो डायमैग्नेटिक प्रूव होता है। ओके तो वो पैरामैग्नेटिक है, वो सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलेगी। प्लस पैरामैग्नेटिक है, उसके जो 2 लोन पेयर हमने देखे थे वहां पे, वो 2 लोन पेयर कहाँ से आए वो भी हमें CFT एक्सप्लेन करके देगा। ओके वो भी कौन एक्सप्लेन करके देगा? CFT एक्सप्लेन करके देगा। नाउ मतलब कि यहाँ पे हुई एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, लेकिन वी कैन इजीली प्रेडिक्ट द जियोमेट्री ऑफ दैट कंपाउंड। ओके क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ऑर्बिटल यूज हो रही है, कितनी यूज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसकी जियोमेट्री। तो ये हो गया हमारे एजम्पशंस ऑफ CFT। अब यहाँ पे मेन जो पार्ट है CFT का है वो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके मेन जो पोर्शन है हमारा वो क्या है? CFT ऑफ डी ऑर्बिटल। अब ये स्प्लिटिंग जो हो रही है वो किस तरह से होती है, क्यों होती है, उसकी बात करते हैं। ओके तो वो स्प्लिटिंग की बात करने से पहले यहाँ पे हम डी ऑर्बिटल का शेप देख लेते हैं एक बार। ओके शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। उसके बाद उसके स्प्लिटिंग की बात करते हैं हम। ओके ऑर्बिटल्स। ओके तो ये डी की हमारी कितनी, तो 5D जनरेटेड ऑर्बिटल होती है। ओके पहली जो ऑर्बिट है हमारी वो हमारी टोटल जो हमारी 5 है उसमें से एक होती है DXY, DYZ, DZX। ओके DX² माइनस Y² एंड DZ²। ओके डी का हमें शेप पता है, वो कौन से शेप की होती है? डबल डम्बेल शेप की होती है। ओके यहाँ पे हम देखें तो पहली जो ऑर्बिट है हमारी DXY। ओके तो यहाँ पे मैंने ले लिए 2 एक्सिस। ओके जितने हमारे तीनों एक्सिस 90-90 के एंगल पे होते हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे DXY चाहिए, तो मैंने Y एक्सिस एंड X एक्सिस ले लिया। ओके ये हो गया हमारा Y डैश एंड ये एक्सिस। चलो अब हमें क्या करना है, उसका शेप ड्रॉ करना है। डबल डम्बेल शेप होता है, तो जो शेप है उसका कैसे आएगा, तो जो हमारी DXY होती है वो X एंड Y के बीच का जो स्पेस होता है, ओके वहां पे होती है। इस तरह से आएगी। X और Y एक्सिस के बीच में जो भी प्लेन रहेगा वहां पे होगी कौन? हमारी DXY ऑर्बिटल। ओके दूसरी हमारी हो गई DYZ। ओके तो मैंने इसे नाम दे दिया Z और इसे नाम दे दिया मैंने X। ओके चलो अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास इसका शेप क्या है, तो डबल डम्बल। अब दो जो यहाँ पे YZ है तो यहाँ पे ZY ले लेते हैं। ओके ये Z डिस और ये X डिस ना। डबल डम्बल शेप है, ये ऑर्बिटल भी कहाँ पे आएगी, तो जो 2 एक्सिस है Z एंड Y उसके बीच की जो स्पेस है उसमें आएगी। ओके ये इसका डबल डम्बल शेप हो गया। तीसरी ऑर्बिटल की बात करें हम
तो वो है ZX। तो यहाँ पे मैंने लिया Z, ZX, X दिस। ओके, उसका शेप भी डबल डम्बेल है और ये भी आएगी दो एक्सिस के बीच जो स्पेस है उसमें। ओके, तो ये हो गई हमारी 3। अब दूसरी दो है DX² - Y² एंड DZ²। ओके, चलो यहाँ पे क्या होगा, तो जो DX² - Y² है उसके लिए भी हम दो ले लेते हैं, Y और X, दो लॉब लिए। अब देखो, तो ये जो ऑर्बिट है वो कहाँ पे होती है, तो XZ एक्सिस पे होती है। ये कहाँ पे होती है, एक्सिस के ऊपर बिलोंग करती है। ओके, मतलब DX² - Y² जो है वो एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। ओके, नाउ यहाँ पे हमें Z² का काम है, तो ये Z ले लेते हैं हम, Z'। ओके, और ये हो गया हमारा, कोई भी एक ले लो, X और ये X'। ओके, चलो जो Z² है वो भी कहाँ पे होगी, तो एक्सिस पे ही होगी हमारे। तो कुछ इस तरह से फॉर्म होगी Z², ये, और इससे दूसरे लॉब को भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप दो चीज देख सकते हो कि ये जो 3 ऑर्बिटल है हमारी, वो कैसी है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। ओके, ये कैसी है हमारी, ये तीनों की तीनों नॉन एक्सियल, और ये जो है वो कैसी है, दोनों एक्सियल ऑर्बिटल। ओके, ये दोनों कैसी है, एक्सियल ऑर्बिटल। ये और ये तीनों है वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। ये तीनों सेम टाइप की ही, ये दोनों सेम टाइप की है। ओके, मतलब जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करेंगे, तो जब लिगेंड एंटर होगा तो उस वजह से ये जो 5 ऑर्बिटल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। ये तीनों जो सेम टाइप की है वो एक पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और उस पार्ट को हम कहेंगे T2G। उसे क्या बोलेंगे हम, T2G। इन तीनों ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, T2G। और ये जो दोनों पार्ट है, ओके, ये जो दोनों ऑर्बिटल है वो सेम टाइप की है, उसे हम बोलेंगे EG। मतलब हमारी दो जो 5 टोटल डीजनरेटेड ऑर्बिटल थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक T2G और दूसरा EG। T का मीनिंग होता है ट्रिपल जनरेटेड, एंड इसका मीनिंग होता है डबली जनरेटेड। ओके, ये ट्रिपली जनरेटेड और ये डबली जनरेटेड। ई का मीनिंग डबली जनरेटेड, मतलब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होंगी जिसे हम बोलेंगे T2G। ये 2 ऑर्बिटल को हम बोलेंगे EG। आई बात समझ में, मतलब CFT के दौरान ये 5 ऑर्बिटल 2 पार्ट में, 2 सेट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, जो पहला सेट है वो हमारा होगा, कोई भी आप ले लो, T2G। ओके, उसमें कौन कौन से एक्सिस होगी, तो DXY, DYZ एंड DZX। ओके, दूसरा जो सेट है वो हमारा होगा EG वाला सेट। उसमें 2 एक्सिस होंगी, DX² - Y² एंड DZ²। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है। जो T2G है वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, एंड ये दोनों जो है वो एक्सियल ऑर्बिटल है। ओके, ये दोनों एक्सियल है और वो क्या है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। ये एक्सिस के ऊपर है जबकि ये एक्सिस के बीच में है, बिटवीन द एक्सिस होती है। ओके, चलो अब हम CFT की बात करते हैं, स्प्लिटिंग की बात करते हैं। दोनों में हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहले हम देखेंगे स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल, फिर देखेंगे स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल। ओके, तो CFT फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ओके, कैसे स्प्लिटिंग होती है उसके पहले मैं यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, ऑक्टाहाइड्रल किस तरह का होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑक्टाहाइड्रल शेप ड्रॉ कर दिया है।
ओके, ऑक्टाहाइड्रल शेप में ये जो आपको दिख रहा है वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे कि CFT में बोला गया है, उसे हम पॉजिटिव पॉइंट से डिनोट करेंगे। ओके, ऑक्टाहाइड्रल के ये जो 6 कॉर्नर्स है उस पे हमने एक एक लिगेंड ऐड कर दिया है। ओके, ये जो सारे लिगेंड हैं हमारे, उन सब के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 190। वो कैसा होगा, तो सपोज कि ये मेरा एक प्लेन हो गया। ओके, और उसके ऊपर एक आएगा लिगेंड, तो ये सारे जो लिगेंड है वो तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो उन सब के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। प्लस ये जो एक प्लेन, उसके ऊपर वाले प्लेन में एक है लिगेंड, तो वो लिगेंड भी उससे के साथ 90 एंगल ही फॉर्म करेंगे। मतलब कि ये सारे जो लिगेंड है वो एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे फॉर्म हुए हैं। ओके, अब ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। ओके, अब हमें बात करनी है तो डी की, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन लिगेंड के फिलअप होते हैं तब वो किस में फिलअप होते हैं, तो हर एक यहाँ पे जो मेटल है CMA वो मोस्टली ट्रांजिशन मेटल होती है, और ट्रांजिशन मेटल के पास d ऑर्बिटल होती है। ओके, अब देखो तो सपोज कि यहाँ पे ये जो लिगेंड है, वो जो लिगेंड है वो कहाँ पे है, तो ये मेटल की मैंने d ऑर्बिटल के लिए एक्सिस ड्रॉ कर ली। ओके, ये सपोज कि एक एक्सिस मैंने ले ली है x। ओके, तो उसके साथ 90 एंगल पे एक दूसरी ऑर्बिटल होती है। ओके, तो ये ऑर्बिटल हो गई हमारी y। ओके, और इसी के साथ 90 एंगल पर तीसरी ऑर्बिट होगी, जो ऑर्बिट हो जाएगी हमारी z। ओके, ये x है तो ये हो जाएगा x डैश, ये y है तो ये y डैश, और ये z है तो z डैश। ओके, नाउ सी कि अगर हम सेंट्रल मेटल की d ऑर्बिटल की एक्सिस देखें तो उसी एक्सिस के ऊपर लिगेंड प्रेजेंट है। ओके, उसी एक्सिस के ऊपर कौन प्रेजेंट है, लिगेंड प्रेजेंट है। अब एक्सिस जो है तो हमारी, अब d ऑर्बिटल को याद करो, d ऑर्बिटल दो टाइप की थी हमारी, T2G और Eg टाइप की। जो T2G है वो नॉन एक्सियल है, लेकिन Eg हो वो एक्सियल है। मतलब कि इस मेटल के जो 5d ऑर्बिटल है उसमें से 2d ऑर्बिटल, कौन सी वाली, dx² - y² एंड dz² वाली, ये दो ऑर्बिटलों को क्या करेगा, ये लिगेंड जब एंटर करेगा तब रिपेल करेगा। क्या करेगा, ये जो ऑर्बिटल है दो एक्सियल ऑर्बिटल, ओके, वहां पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है, ये डी लॉब है। यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे मेटल की डी लॉब है। ओके, यहाँ पे पहली x² - y² वाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये हो गई। ओके, यहाँ पे z² वाली लॉब प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। जब हमारा लिगेंड एंटर करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और ये आने वाला भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल करेंगे, उस वजह से इसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, एज कंपेयर टू T2G Eg की एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो लिगेंड प्रेजेंट है ऑक्टाहाइड्रल में वो भी एक्सिस पर ही प्रेजेंट है, तो वो एक्सियल इलेक्ट्रॉन को, एक्सियल ऑर्बिटल को रिपल करेंगे, एंड ड्यू टू दैट रिपल्सन उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सारी डीजनरेटेड ऑर्बिटल थी उसमें से अब Eg की एनर्जी इंक्रीज हो गई है एज कंपेयर टू T2G। ओके, Eg की एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, किसके कंपेयर में, T2G के कंपेयर में। ओके, चलो तो हम देखते हैं कि सपोज के यहाँ पे पहले हमारे पास थी 5 ऑर्बिटल। ओके, जिसके, ये हमारा पहला स्टेट हो गया। ओके, ये मेटल हमारी जिसके पास 5d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ओके, ये स्टेट 1। ये d ऑर्बिटल कब होगी, जब मेटल हमारा फ्री स्टेट में होगा। ओके, d ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट, इन
फ्री आयन, फ्री स्टेट, जब भी फ्री आयन होगा तब ये डी ऑर्बिटल होगी। जब लिगेंड एंटर करेगा, ओके, तो ये सारी जो ऑर्बिटल है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, उनकी एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगा, और ये सारी जो है वो थोड़ी सी एनर्जी हाई हो जाएगी इन सब की। ओके ना, मतलब जब भी वो क्रिस्टल फॉर्म करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, तो ग्राउंड स्टेट में उसकी जो एनर्जी होगी उससे ज़्यादा उसकी एनर्जी हो जाएगी। ओके, ये क्या हुई, तो एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन क्रिस्टल फील्ड। ओके, क्रिस्टल फील्ड जब वो कंपाउंड फॉर्म करता है तब उसकी एनर्जी जो है सारी डी ऑर्बिटल की, वो एवरेज एनर्जी कुछ बढ़ जाती है। ओके, अब क्या होगा, ये एवरेज एनर्जी को हम जो है ग्राउंड लेवल मान ले, इस एवरेज एनर्जी को हम क्या मान ले, ग्राउंड लेवल। ओके, एवरेज एनर्जी लेवल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ईजी की एनर्जी इस एनर्जी स्टेट से बढ़ जाएगी। ओके, ईजी की एनर्जी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट से बढ़ जाएगी, क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन उससे रिपल कर रहे हैं, और T2G इसके बीच में है, मतलब उसके ऊपर लिगेंड का कोई भी रिपल्सन नहीं है, तो उसकी एनर्जी जो एवरेज एनर्जी लेवल है उससे घट जाएगी। ओके, ये हमारा एवरेज एनर्जी लेवल हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो हमारी 5D जनरेटेड ऑर्बिटल थी वो ऑक्टाहाइड्रल शेप की वजह से स्प्लिट हो रही है दो पार्ट में। जो ईजी है उसकी एनर्जी बढ़ रही है। ओके, ईजी जो है हमारी उसकी एनर्जी बढ़ रही है। ये कौन सी है, ईजी ऑर्बिटल से। डी ईजी में कौन है, तो dx² - y² एंड dz², उन दोनों की एनर्जी एवरेज एनर्जी लेवल से बढ़ गई। ओके, और ये जो है 3 ऑर्बिटल्स हमारी कौन सी, T2G, उनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से घट गई। ओके, कौन सी T2G, मतलब dxy, dyz एंड dz। ओके, इनकी एनर्जी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में एवरेज एनर्जी लेवल से घट जाती है और इनकी बढ़ जाती है। ओके, जो हमारी एवरेज एनर्जी लेवल है उसे हम यहाँ पे, ये किसके लिए है, ऑक्टाहाइड्रल के लिए है, तो हम उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा O, और वो होता है 1। एवरेज एनर्जी लेवल है 1 से ये बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ेगी। ओके, वो कितनी बढ़ती है, तो वो बढ़ती है 3/5 डेल्टा O जितनी बढ़ रही है। ओके, 3/5 डेल्टा O जितनी बढ़ रही है। ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3/5 जितना, और ये जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 2/5 डेल्टा O जितना। ओके, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं देन वी विल गेट 1। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, 1। तो ये हो गया यहाँ पे। अब ये जो डेल O है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और O ऑक्टाहाइड्रल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये क्या करता है, ऑक्टाहाइड्रल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो डायग्राम है वो क्या हो गया, तो स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals in octahedral crystal field। ऑक्टाहाइड्रल में स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होगी, ईजी की एनर्जी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी, 3/5 डेल्टा O जितनी, और जो T2G है उसकी एनर्जी घट जाएगी, कितनी घटेगी, -2/5 डेल्टा O जितनी घट जाएगी। ओके, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, उसे बोलते हैं CFSE। वो हम बाद में देखेंगे डिटेल में। ओके, CFSE के बारे में, मतलब ये जो एनर्जी है वो स्प्लिट होती है। आई बात समझ में। अब क्या देखना है हमें, तो ये तो स्प्लिटिंग हो गई।
अब उस स्प्लिटिंग में हमें इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाना है। ओके, उस स्प्लिटिंग में हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है, एंटर करवाना है। इस डेल्टा ओ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो डेल्टा ओ है वो होता है 10 DQ जितना। ओके, ये डिफरेंशियल क्वांटा है। क्या है, डिफरेंशियल क्वांटा। तो हम इस एनर्जी को डेल्टा ओ को 10 DQ के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब Eg की एनर्जी यहाँ पे बड़ी कितनी है, तो Eg की जो एनर्जी है वो 0.6 डेल्टा क्यू जितनी बड़ी है, तो हम कह सकते हैं 6 DQ जितनी बड़ी है। ओके, और जो T2G है उसकी एनर्जी घटी है -2/5, मतलब 0.4 डेल्टा ओ जितनी घटी है। ओके, मतलब कि -4 DQ जितनी घटी है। हम ये इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अब हमें मेन पार्ट जो देखना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर होते हैं। ओके, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर होते हैं, फिलअप होते हैं, उसके बारे में देखना है हमें। अब जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ओके, वो पहले डिपेंड करता है कि जो हमारा लिगेंड है वो किस टाइप का है। ओके, हमारा लिगेंड किस टाइप का है उसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो डिपेंड करती है। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसकी फिलिंग डिफरेंट तरह से होगी, और अगर वो वीक फील्ड है तो ये जो है फिलिंग डिफरेंट तरह से होगी। और ये जो हमने स्प्लिटिंग देखा है यहाँ पे, उसमें भी चेंज आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये स्प्लिटिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पे ही मैं मेंशन कर देती हूँ, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जो स्प्लिटिंग है वो क्या होगी, मोर स्प्लिटिंग होगी। क्या होगी, मोर स्प्लिटिंग। मतलब जो भी हमारा ये एनर्जी बढ़ रहा है वो ज्यादा बढ़ेगी, और जो घट रही है एनर्जी वो भी घटेगी। मतलब इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, एंड इन द केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड क्या होगा, तो ये स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। क्या होगी, लेस स्प्लिटिंग होगी। ओके, यहाँ पे क्या होगी, लेस स्प्लिटिंग होगी। इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ये गैप बढ़ेगी, और वीक फील्ड में ये गैप क्या होगी, घटेगी, ये स्प्लिटिंग कम होगी। चलो, अब ये गैप यहाँ पे बढ़ रही है, सो वी कैन से दैट कि डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी। ओके, अब P क्या है, डेल्टा ओ तो मैंने बोल दिया कि ये जो स्प्लिटिंग हो रही है उसके लिए ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी है। ओके, स्प्लिटिंग के लिए ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी है। अब P क्या है, तो P है यहाँ पे पैरिंग एनर्जी। P क्या है, पैरिंग एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन को पैर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होगी। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, ओके, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन पैर हो जाएगा, इजीली पैर हो जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब डेल्टा ओ ज्यादा है एज कंपेयर टू पैरिंग एनर्जी। ओके, मतलब कि जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इन दैट केस ये इलेक्ट्रॉन पैर हो जाएंगे। ओके, और जब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, ओके, इन दैट केस डेल्टा ओ इज लेस देन दैट ऑफ पैरिंग एनर्जी। मतलब जब ये डिस्टेंस घटेगा तो डेल्टा ओ घटेगा, उससे ज्यादा हो जाएगी पैरिंग एनर्जी। मतलब उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पैर नहीं होगा। ओके, तो कैसे होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हम देखते हैं। ये चीज याद रखना कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, उस वजह से डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पैरिंग एनर्जी। एंड जब वीक फील्ड लिगेंड है तब स्प्लिटिंग कम होती है, दैट्स व्हाई डेल्टा ओ इज लेस देन दैट ऑफ द पैरिंग एनर्जी। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे फिर से मैं एक बार लिख लेती हूँ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए जो है वो डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी होता है, और यहाँ पे डेल्टा ओ लेस देन पी होता है। ओके, यहाँ पे हुंड रूल जो है वो फॉलो होता है, जबकि यहाँ पे हुंड रूल फॉलो नहीं होता है। ओके, वो भी मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर लेती हूँ। फॉलो, नॉट फॉलो हुंड रूल।
हुंड रूल क्या है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होते हैं, फिर पैरिंग होती है, और यहाँ पे क्या होता है, तो फॉलो हुंड रूल। तो हुंड रूल को ये फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता है। ओके, किस तरह से होती है देख लेते हैं। तो मेटल जो है हमारी सेंट्रल मेटल, उसके पास क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिर्फ डी के लिए कॉन्फ़िगरेशन, तो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में, तो ये मैंने लिख लिया है D1 to 10। चलो, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में कैसे होगा वो देखते हैं। तो पहले हमारा लो एनर्जी लेवल वाला है T2G, और फिर आता है हमारा EG। ओके, तो ये जो है वो किस तरह से उसमें होंगे उसे देखते हैं हम। तो देखो, पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा T2G में। ओके, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जाएगा हमारा T2G में, कोई भी ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, तीसरा भी जाएगा T2G में ही। अब देखो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो डेल्टा वो O है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ P है, मतलब पैरिंग यहाँ पे जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है पैरिंग एनर्जी से। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैर हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये T2G मैंने यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ, 1 2 3। ओके, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो गया है ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। ओके, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसी में पैर हो जाएगा, इसी में क्या हो जाएगा, पैड हो जाएगा, मतलब हमें मिलेगा T2G4। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, T2G4, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। ओके, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल 3 ऑर्बिटल है उसमें। ओके, और 6 भी उसी में जाएगा, मतलब 6 तक उसके पास कैपेसिटी है उसे फिलअप करने की। ओके, मतलब T2G5 में क्या हो गया, तो 1 2 3 4 एंड 5, 2 इलेक्ट्रॉन पैर हो गए। T2G6 में क्या हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पैर हो गए। अब T2G तो हमारी कंप्लीट हो गई, T2G क्या हो गई, हमारी कंप्लीट हो गई। अब सेवन्थ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो EG में जाएगा। सेवन्थ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, EG1 होगा। ओके, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हो गई हमारी 3 ऑर्बिटल जो कि फुल हो गई। ओके, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पैड हो गए, उसके बाद EG में इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ। ओके, 8th इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, तो T2G6 EG2, यहाँ पे हो जाएगा T2G6 EG3। अब यहाँ पे पैरिंग स्टार्ट होगी। ओके, किस तरह से मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ये तो हमारी ऑलरेडी फुल हो गई है 6 इलेक्ट्रॉन से। ओके, EG में यहाँ पे 2 हमारे पास सेल है, तो उसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो EG में क्या करेगा, पैरिंग स्टार्ट करेगा, तो पहले में पैर हो गया और ये अनपैर, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से फिलअप होगा, T2G6 EG4। ओके, मतलब जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें क्या होगा, पहले जो हमारी T2G है वो फुलफिल होगी, वो फुलफिल हो जाए उसके बाद EG में इलेक्ट्रॉन एंटर होना स्टार्ट होंगे। ओके, आई बात समझ में। अगर यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ओके, मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गए, यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे हो गए 3, यहाँ पे अगेन हो गए 2, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 0, अगेन यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में।
तो ये कुछ हमारा कुछ इस तरह से सिनेरियो होगा। ओके, नाउ जब वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से आएगी उससे मेंशन कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे जो पैरिंग एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा है, उस वजह से क्या होगा, तो पैरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे ही एंटर होंगे, जैसे कि यहाँ पे T2G1, T2G2, T2G3, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे पास T2G में टोटल 3 ऑर्बिटल है। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन पहले में, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे एंटर होगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन आने पे तीनों के तीनों में 1 एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पैर होने की वजह से हो जाएगा हमारा T2G3 EG1। पहले किस में एंटर होगा, EG में एंटर होगा। क्यों EG में एंटर हो रहा है, क्योंकि पैरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो पैरिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से पैर ना होके वो अपर लेयर में चला जाएगा। ओके, अपर लेवल में जाने से क्या होगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन अगेन। ओके, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिर से किसी में जाएगा, EG में जाएगा। क्यों, क्योंकि एक वैकेंट पोजीशन है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा T2G3 EG2। ओके, नाउ कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, तो हम उससे शो कर सकते हैं ऐसे ना। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन है फिर से किस में जाएगा, EG में T2G में जाएगा और पैरिंग स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा T2G4 EG2, अब T2G5 EG2, ओके, T2G6 EG2। अब यहाँ पे इसकी लिमिट ओवर हो गई, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा। ओके, कैसे, तो यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 एंड 4 और EG में एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। नाउ यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट। अब यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2G में क्या हो गए, पैर हो गए। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पैर हो गए, मतलब अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा EG में। तो यहाँ पे हो जाएगा T2G6 EG3 एंड लास्ट हो जाएगा T2G6 EG4। नाउ सी, मेन चीज क्या है ये पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। और ये हो गया हमारा 1 2, ये अपर स्पिन, ये लोअर स्पिन। ओके, 1 2 3 4 5 6 और ये भी हो गए हमारे 2। ओके, नाउ सी, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पहले काउंट कर लेते हैं हम। अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3। नाउ सी, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 5। अब देखो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 4, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 3, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 2। ओके, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया 1 और यहाँ पे 0। मतलब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखो, ओके, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, D1 वाली कॉन्फ़िगरेशन वो कौन सी है, तो सेम है। जब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन देखो, T2G1 T2G1, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, सेम है। दोनों में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन T2G2 T2G2। ओके, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी सेम है। जब हमारा 3rd इलेक्ट्रॉन है तब भी ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, सेम है। वो चेंज कहाँ से होती है, D4 से। ओके, क्योंकि यहाँ पे पैरिंग एनर्जी कम होने की वजह से पहले T2G फुलफिल होगी, जबकि यहाँ पे पैरिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर पहले फिल होंगे, उसके बाद पैरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। फिर से यहाँ पे देखो किसमें, D8 में कॉन्फ़िगरेशन T2G6 EG2, यहाँ पे भी देखो T2G6 EG2 और अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे यहाँ पे 2 2, मतलब D8 की कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है।
यहाँ पे देखो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन भी एग्जैक्ट सेम है, ओके और ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन भी एग्जैक्ट सेम है। मतलब सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, तो चेंज आएगा जब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या फिर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। इन चारों के लिए उनकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। अब याद करो कल का जो क्वेश्चन था वो, ओके हमने एक क्वेश्चन देखा था कि MnCN6 3- जो है वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है, ओके तो VBT के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि ये डायामैग्नेटिक है, ओके लेकिन एक्चुअल में क्या ऑब्जर्व हुआ था, पैरामैग्नेटिक और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट आई थी √8, मतलब कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो 2 होने चाहिए, ओके यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, मतलब उसके पास कितने हैं, तो D में 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। एंटर होने वाला लिगेंड कौन सा है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो देखो D4 और उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखो, सही ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G4, मतलब यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, सही। जो चीज़ यहाँ पे हमारी VBT एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ओके कि जब 4 इलेक्ट्रॉन थे उसमें एंटर हुआ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ पे डायामैग्नेटिक बिहेवियर आया था, थ्रू किसके थ्रू, तो VBT के थ्रू। लेकिन अगर वही चीज हम CFT के थ्रू देखें तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, यहाँ पे देखो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, ओके मतलब हम CFT के थ्रू जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके आई बात समझ में। ये हो गया हमारा CFT इन ऑक्टाहाइड्रल, ओके अब हम देखते हैं CFT इन टेट्राहाइड्रल, ओके टेट्राहाइड्रल में किस तरह से वो एनर्जी में चेंज होगा, स्प्लिटिंग किस तरह से होगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से आएगी वो देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ याद रखना है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो T2G को फिलअप करो और उसमें पैरिंग करो, उसके बाद ये फुलफिल होने के बाद EG में एंटर करो। जबकि हमारे पास जब वीक फील्ड है तो पांचों के पांचों में पहले अनपेयर होगा फिर पैरिंग स्टार्ट होगा, ओके तो सिर्फ यही चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से भी लिख सकते हो, ओके। नाउ वी विल डिस्कस द CFT इन टेट्राहाइड्रल, ओके CFT फॉर टेट्राहाइड्रल कि उसमें किस तरह से स्प्लिटिंग होगी उसकी बात करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे मैंने क्यूब में एक टेट्रा क्यूब ले लिया है, ओके सपोज कि उसके सेंटर में एक हमारा है पॉजिटिव आयन, ओके अब एनायन किस तरह से होंगे, तो एनायन कुछ इस तरह से यहाँ पे आएंगे कि हमारे जो क्यूब है उसके 4 कॉर्नर में आएंगे हमारे एनायन। सपोज मैं ये कॉर्नर सिलेक्ट करती हूँ तो दूसरा कॉर्नर हो जाएगा ये, ओके तीसरा कॉर्नर हो जाएगा ये, चौथा हो जाएगा ये दोनों कॉर्नर जो है वो कहाँ पे है, तो क्यूब के पीछे वाले साइड में है, तो मैं उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ओके इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कुछ इस तरह से। ये आगे वाले प्लेन में है तो वी कैन डिनोट इट बाय अ डार्क लाइन, ओके और इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कुछ इस तरह से। ये दोनों सामने के फ्रंट प्लेन में है और ये दोनों पीछे वाले प्लेन में है, ओके ना यहाँ पे देखो मैंने दूसरा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एक्सिस को, ओके तो यहाँ पे जो एक्सिस है ये सपोज कि कोई एक एक्सिस है, ओके ये एक्स डैश हो गया, ये सपोज हमारी हो गई वाई डैश एक्सिस और ये हो गई हमारी जेड डैश एक्सिस। नव सी कि जो एक्सिस है वो और जो लिगेंड है वो
वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, ये जो लिगेंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो दो एक्सिस के बीच वाले पोर्शंस में लिगेंड प्रेजेंट है। ओके, दो एक्सिस के बीच में लिगेंड प्रेजेंट है। मतलब ये कौन से हमारे डी ऑर्बिटल को रिपेल करेंगे, तो उस डी ऑर्बिटल को जो दो एक्सिस के बीच में है, मतलब T2G को रिपेल करेंगे। ओके, ये लिगेंड किससे रिपेल करेंगे, तो डी ऑर्बिटल हमारी जैसे कि हमने देखी दो तरह की होती है, एक एक्सियल डी ऑर्बिटल जिसे हम EG से डिनोट करते हैं, और दूसरी जो हमारी कौन सी वाली, तो नॉन एक्सियल, मतलब बिटवीन द एक्सिस वाली, जो T2G से डिनोट करते थे। ओके, अब यहाँ पे जो है वो क्या होता है, तो ये जो लिगेंड है वो दो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, तो वो रिपल भी किसे करेंगे, दो एक्सिस के बीच वाली ऑर्बिटल को। ओके, मतलब T2G को रिपल करेंगे, और उस वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू EG। अब यहाँ पे हमें ये जो G है ना वो मेंशन नहीं करना है। ओके, ये जो G है वो किसके लिए होता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है सिमेट्री को। ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्रिकल है। ओके, वो क्या है, सिमेट्रिकल है, तो उसी वजह से उसके लिए हम यहाँ पे G रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे हम सिर्फ T2 और E यूज करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी सिमेट्री नहीं देखने को मिलती है टेट्राहाइड्रल में, उस वजह से ना यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो EG है, ओके, E जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू T2। ओके, उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्प्लिटिंग को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो सेम पहले हमारे पास स्टेट 1 हो गया। ओके, मेटल आयन जिसमें फ्री आयन में है मेटल। ओके, हम लिख सकते हैं यहाँ पे मेटल इन अ फ्री d orbitals in मेटल फ्री आयन। ओके, जब फ्री आयन होगा तब की ये ऑर्बिटल है। फिर उसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है जब वो लिगेंड के साथ कंबाइन होने जाती है। ओके, थोड़ी सी उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये 5D ऑर्बिटल हो गई। 1 2 3 4। ओके, ये हमारा स्टेप 2 जहाँ पे एवरेज एनर्जी मिलती है, एवरेज एनर्जी ऑफ D ऑर्बिटल इन क्रिस्टल फील्ड। ओके, अब उसका स्प्लिटिंग देखना है, वो किस तरह से होगा, T2 की एनर्जी ज़्यादा होगी EG से। ओके, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी T2 ऑर्बिटल, मतलब 3 ऑर्बिट्स आ जाएंगी। ओके, T2 जो कि है हमारी DXY, DYZ, DZX, और यहाँ पे हो जाएगी हमारी 2 ऑर्बिटल EG वाली, सिर्फ सॉरी यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं, हाँ 3 नहीं, सिर्फ 2 आएगी, ये ऑर्बिटल कैंसिल कर दो, ये नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी E ऑर्बिटल जो कि है DX² - Y² एंड DZ²। ओके, यहाँ पे इस ऑर्बिट को हम नहीं है, सिर्फ 2 ऑर्बिटल होंगे। ओके, ये जो बीच वाली लाइन है उसे हम बोलेंगे एवरेज एनर्जी लेवल, एवरेज एनर्जी लेवल। ओके, और यहाँ पे टेट्राहाइड्रल है तो उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा T से। ओके, कितनी एनर्जी बढ़ रही है, तो जो एनर्जी बढ़ रही है वो हो जाएगी हमारी 2/5 डेल्टा T जितनी हो जाएगी। यहाँ डेल्टा T = 1 होगा, और ये बढ़ रही है एनर्जी वो हो जाएगी 2/5 जितनी, और जो डिक्रीज हो रही है एनर्जी, ओके, वो एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी हमारी -3/5 डेल्टा T जितनी। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम ये कह सकते हैं डेल्टा T = 10 dQ। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे,
लेकिन मेन चीज़ जो है वो डेल्टा टी इक्वल टू होता है 4/9 डेल्टा ओ। ओके, ये रिलेशन है दोनों की एनर्जी के बीच का, कि टेट्राहाइड्रल की जो भी एनर्जी होगी एवरेज एनर्जी वो होगी ऑक्टाहाइड्रल की एवरेज एनर्जी के 4/9 जितनी। ओके, ये इक्वेशन हो गया। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, बाकी का तो हमने लिख लिया। यहाँ पे ये लिख लेते हैं स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals in tetrahedral crystal field। ओके, चलो अब यहाँ पे जो है वो क्या होगा, तो ध्यान से देखो इसे कि ये जो फॉर्मूला है वो उस वजह से आती है। यहाँ पे जो है टेट्राहाइड्रल में सिर्फ 4 लिगेंड प्रेजेंट है, यहाँ पे 6 लिगेंड प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस है 6 के थ्रू जो भी आपका रिपल्सन होगा जो वो ज़्यादा होगा। अगर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये स्प्लिटिंग ज़्यादा गैप में होगी, और स्प्लिटिंग ज़्यादा गैप में हुई तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। जबकि टेट्राहाइड्रल में सिर्फ 4 लिगेंड है तो ये स्प्लिटिंग कम होगी, और स्प्लिटिंग कम होने की वजह से उसकी एनर्जी ऑक्टाहाइड्रल से क्या आती है, कम आती है। ओके, तो यहाँ पे हम जो पॉइंट हमने डिस्कस किए वो लिख लेते हैं कि टेट्राहाइड्रल में क्यों कम होती है एनर्जी, जो स्प्लिटिंग है वो क्यों कम है, और ऑक्टाहाइड्रल में वो स्प्लिटिंग क्यों ज़्यादा है, उसकी बात हमने जो की है वो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। ओके, तो हमारा हो जाएगा in tetrahedral complex there are in tetrahedral complex there are 4 ligands where as in octahedral it is 6. Therefore lesser ligands produce less crystal field splitting। ओके, तो स्प्लिटिंग कम होगी। अगर स्प्लिटिंग कम है तो वी कैन से दैट कि उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, ना बात करते हैं दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पे भी जो है तो none of the orbitals is pointing directly towards the ligands, and therefore splitting is less। ओके, कोई भी लिगेंड जो है वो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट जो है वो ऑर्बिटल के साइड पॉइंट आउट नहीं है, मतलब रिपल्सन कम होने की वजह से भी यहाँ पे स्प्लिटिंग क्या होगी, कम देखने को मिलेगी। ओके, अब ये जो है वो मेन चीज़ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ crystal field splitting is in tetrahedral is quite small and
is always and is always less than pairing energy, less than pairing energy. Therefore the pairing of electrons will never be favorable. ओके मतलब यहाँ पे पैरिंग होगी ही नहीं. ओके कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या फिर आपका हमारा हो जाए वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन उसमें पैरिंग नहीं होगी. ओके पैरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज यही आएगी, E1 E2 देन E2 T21 E2 T2 2 E2 T2 5 एंड देन हो जाएगा E2 T2 6. अब सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, E1 E2 E2 T2 1 सही है. 3 इलेक्ट्रॉन हो गए. यहाँ पे हम लिख ही देते हैं कितने कितने इलेक्ट्रॉन के लिए. ये D1 के लिए है, D2 D3 D4. नाउ D5 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा E2 T2 3. अब सारी की सारी ऑर्बिटल हाफ फिल हो गई. तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है फिर से E में जाएगा, D7 D8 D9 एंड D10. तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा हमारा E3 T2 3 E4 T2 3. अब E तो कंप्लीट हो गई. ओके तो T2 4 E4 T2 5 E4 T2 6 सारी की सारी कंप्लीट हो गई. ओके मतलब कि यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. सारा पहले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे. यहाँ पे जो है सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाते हैं. आफ्टर दैट वो पेयरिंग स्टार्ट करेंगे. ओके और उस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम हमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे. तो यहाँ पे जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रेयरली ही फाइंड आउट होते हैं. बाकी मोस्ट ऑफ जो लिगेंड है वो हाई स्पिन ही होंगे. ओके दस ऑल वी कैन से दैट दस all the tetrahedral complexes are high spin complexes. Okay, rarely low spin complex is accessed और ऑब्जर्व्ड बेटर रहेगा. ओके मतलब कभी कभी ही शायद हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिले. मोस्टली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे. क्योंकि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसमें पहले अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो. ओके जबकि हमारा ऑक्टाहाइड्रल में जैसे हमने देखा उस तरह से उसमें क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे ना. जो स्क्वायर प्लेनर है उसकी CFT हमें सिलेबस में नहीं है तो वो हम स्टडी नहीं करेंगे. ओके CFT में भी पॉसिबल है ये स्क्वायर प्लेनर, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है. दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट CFT इन द स्क्वायर प्लेनर. होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द CFT. ओके अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.